अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने फाइनली अपना बयान दिया है इंडिया के जो सिचुएशन है फ़िलहाल और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने वाली है उसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या बयान दिया है और आर्टिकल 370 जो कश्मीर के ऊपर से हटाई गई है उसके ऊपर भी एक बयान दिया है और मोदी गवर्नमेंट ने उनको क्यों रिक्वेस्ट किया और किस लिए रिक्वेस्ट किया, आज की वीडियो में फुल डिटेल्स आपको मालूम चलेगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दी, निकाल दी और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था जब 370 निकालने के पहले कुछ महीने पहले उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। तो मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, उत्तरजाई में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ये कभी की बात है 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले। सही 18 था या 2018 तकरीबन 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इस पर? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है वो आप लोग हैं। मेरी ज़िंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल से। तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विद फुल। आप इतने मशहूर है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुज़म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, हम चाहते ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ लो, अल्लाह वाला। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो मैं उन्हें साफ कहा ये देखो आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी दो शर्तें। एक शर्त है जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 शर्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूँ। फिर तो बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। तो उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि भाई अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप वापस आ सकते हैं। मुझे उम्मीद तो थी नहीं। मैं बोला अगर आप, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शख्स जो आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। जो मुसलमान कश्मीर में उनका हक है फ्रीडम, और जो उन्हें मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 द पार्ट ऑफ द इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे वो तो जाती है उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई का गद्दारी है। उनका रिएक्शन तो नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ देखो, मैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, ये बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो या गैर मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करते हैं, फिर कोशिश करते पैसे दे के खरीदने की। नहीं खरीद जाता धमकी देते अंदर कर लेंगे। ये उनका फॉर्मूला है, प्यार से करके तारीफ करो, हम तुमको फ़ायदा देंगे। नंबर 2 पैसे देके खरीद। अक्सर ये पहले 2 में अक्सर लोग मान देते। तीसरा है नहीं करेंगे तो मीडिया की रेट डालेंगे, इनकम टैक्स रेट डालेंगे। तो मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया उन्होंने, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। पुलिस भेजे, ईडी भेजे, ये भेजे, नंबर 1 टेररिस्ट कह दिया। तो मैं थैंक यू बोलता कि लोग मुसलमान में तो काफ़ी लोग, अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे। लेकिन मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है, वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने की वजह से, अभी तो माशाअल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं मुझे नहीं लगता कि नहीं जानती होगी, बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था
कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते, तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा था, हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया, वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँ, मैं बोला आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस उस पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में से तो पास कर सकते थे, कर पार्लियामेंट में जाकर ऑपोजिशन ले नहीं सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो 543 में से 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी को मिले तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। 10 साल तक के कोई भी पार्टी को 55 सीट भी नहीं मिले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। लेकिन ये इलेक्शन में अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग। अभी क्या हो गया, अब जो बोले ना उनका तो दबाव और दबदबा मोदी का अभी कम हो गया। अभी ये दो मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो अमेंडमेंट करके जो मुसलमान पे दबदबे बहुत सी चीज़ें देखिए, ये दो मेन थे। अभी थर्ड करने जा रहे थे, कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आए उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की तो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए, यानी 41 बिलियन स्क्वायर फीट, यानी 3,800 स्क्वायर किलोमीटर। कंट्री से ज़्यादा है, हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी जी जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट गुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा परदादा थे, जो डिकेड सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले, या जो वक्फ किया उसको सिक्योर किए थे। अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक। और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फायदा लिए, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं। आप समझे ना। तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवल्ली है अपने फायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन, किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन बोलते, कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है ना, रिश्वत है क्या मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ। वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी, उन्होंने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ। वक्फ प्रॉपर्टी अपेंड कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ क्या पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसके कमेटी में। गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा, मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था। हाँ। अभी क्या है, थर्सडे। तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर ने, तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर ने एक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया।
नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए के बाद? नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना, उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस से इंडिया आ सकते हैं। हाँ, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया उनसे इख्तलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। इंडिया इन टर्म्स ऑफ amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best अच्छा, non-Muslim countries। वो सब मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं, अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगे तो जरूर जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइल की मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था। तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था आपके टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ, आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही, सिर्फ एक। हाँ, नहीं, लॉयर चुप हो गया। तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने। तो आपने जब सुने ने उन पे इल्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो हिस्टोरिकल जजमेंट है, तो उसके ऊपर स्टे आ गया। बस स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है, अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफी पावर अभी भी है, जुडिशरी है, नहीं इतना ज्यादा, तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते उनके हाथ में। तो इंटरफेरेंस बहुत है, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया, ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट, आप समझे ना। और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो, तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी, जैसा मैंने कहा, 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हज़ारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हज़ारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज़ है, आराम से हाथ से जा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट, अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को आप देखेंगे अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट, व्हाट इंसाइटिंग हेट। मैं हक मान रहे हमारा, इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।